पर देखना बेटा, हम लोग जैसे लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, तो मैं लास्ट क्लास में आपको क्या पढ़ा रहा था याद है? कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा रहा था। अब याद है तो ठीक है, नहीं मैं याद दिला देता हूं। कंजम्पशन फंक्शन का पहले तो याद रखो, जो बिहेवियर है वो एग्रीगेट डिमांड जैसा ही होता है। कंजम्पशन फंक्शन का बिहेवियर एग्रीगेट डिमांड जैसा इसलिए होता है क्योंकि कंजम्पशन भी एग्रीगेट डिमांड का ही पार्ट है। आज एग्रीगेट डिमांड टू सेक्टर इकोनॉमी में क्या होती है? एग्रीगेट डिमांड टू सेक्टर इकोनॉमी में होती है C+I। तो अब एग्रीगेट डिमांड का जो बिहेवियर है वही बिहेवियर कंजम्पशन का होता है। सबसे पहले आपसे कोई पूछे कंजम्पशन फंक्शन होता क्या है, तो बोले कंजम्पशन फंक्शन रिलेशनशिप बताता है इनकम का और कंजम्पशन का, यानी Y का और C का। अब पहली चीज क्या याद रखनी है कि अगर Y 0 भी है तो भी कंजम्पशन 0 नहीं होगा। Y अगर 0 भी है तो कंजम्पशन 0 नहीं होगा। इकोनॉमी में हमेशा एक मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन तो होगा ही होगा। तो इकोनॉमी में जो मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होता है, इकोनॉमी में जो मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होता है, उस मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन को क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और वो डिनोट होता है C बार से। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी Y का और C का पॉजिटिव रिलेशन है। जैसे जैसे Y इंक्रीज होगा वैसे वैसे C भी इंक्रीज होगा। Y का और C का क्या है? पॉजिटिव रिलेशन है। तो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा। और तीसरा पॉइंट मैंने क्या पढ़ाया था? एट हायर लेवल ऑफ इनकम, जब हम हायर लेवल ऑफ इनकम पे पहुंचते तो क्या होता है? C Y से कम होता है, C लैग्स बिहाइंड Y। C Y से कम होता है, C लैग्स बिहाइंड Y। क्या रीजन था बताओ C लैग्स बिहाइंड Y का? बिकॉज पार्ट ऑफ Y गोज इनटू सेविंग। तो हम थोड़ा बहुत इनकम को सेव कर लेते हैं, इसलिए हायर लेवल ऑफ इनकम पे क्या होता है कि जो Y होता है वो C से कम रहता है। बताओ याद आया नहीं आया? यहां तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। बताओ यहां तक का कंजम्पशन फंक्शन क्लियर है? फिर हमने कंजम्पशन फंक्शन का डायग्राम बना लिया था और उसकी टेब्यूलर प्रेजेंटेशन भी कर ली थी। डायग्राम भी बना लिया था और टेब्यूलर प्रेजेंटेशन भी कर ली थी। बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ समझ में आया नहीं आया? सबको क्लियर है? Y और C का रिलेशनशिप क्लियर है? Y और C का रिलेशनशिप क्लियर है क्या सभी बच्चों को? याद आया? चलो अच्छा, याद है? फिर एक बात और बताई थी, ये कौन बताएगा? अच्छा बताओ। फिर मैंने आपको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पढ़ा दिया था। बताओ क्या होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? व्हाट इज MPC? व्हाट इज MPC? व्हाट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? बताओ MPC क्या होता है? याद है किसी को MPC क्या होता है? याद दिलाओ मेरे को, चलो जल्दी से। व्हाट इज MPC? व्हाट इज MPC? नहीं याद, भूल गए? सर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये होता है कि अगर हमारी इनकम इंक्रीज हुई, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये होता है कि अगर हमारी क्या इंक्रीज हुई? इनकम इंक्रीज हुई, तो इंक्रीज्ड इनकम का कितना पार्ट कंजम्पशन में जाएगा? मेरी इनकम इंक्रीज हो गई, मेरी क्या इंक्रीज हो गई? इनकम इंक्रीज हो गई, तो मेरी बढ़ी हुई इनकम का यानी डेल्टा Y का कितना पार्ट कंजम्पशन में चला जाएगा? व्हाट वाज MPC? बताओ। द प्रपोर्शन ऑफ increased income that goes into consumption is called marginal propensity to consume। और MPC कैलकुलेट कैसे होती है? डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, यानी चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y। जब हम चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम करते हैं, जब हम चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम करते हैं, यानी डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y करते हैं, तो जब हम डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y करते हैं, जब हम डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y करते हैं तो क्या निकल कर आता है? डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y करके निकल के आता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। याद आ गया क्या? बताओ पहले बताओ, यहां तक याद आया? पक्का याद आया? और याद रखना मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ऑल्सो कॉल्ड स्लोप ऑफ C लाइन। याद आ गया? मतलब ये जो कंजम्पशन लाइन हम बनाते हैं उसकी जो स्लोप है वो किससे मेजर होती है? MPC से। किससे मेजर होती है? MPC से। याद है? यहां तक क्लियर है? अब देखो एक बात और बताता हूं, बोर्ड पर देखना।
एक होता है बेटा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। और एक होता है एपीसी। एपीसी का फुल फॉर्म होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या फुल फॉर्म होता है बताओ एपीसी का? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एपीसी कैसे निकलता है बेटा? एपीसी होता है बेटा सी अपॉन वाई। एपीसी होता है सी अपॉन वाई। सर डेल्टा सी इज चेंज इन कंजम्पशन, डेल्टा वाई इज चेंज इन इनकम। डेल्टा सी इज चेंज इन कंजम्पशन, डेल्टा वाई इज चेंज इन इनकम। एपीसी क्या होता है बेटा? एपीसी होता है बेटा टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम। सी माने टोटल कंजम्पशन, वाई माने टोटल इनकम। चेंज नहीं लेना, टोटल सी अपॉन टोटल वाई इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जैसे मैंने ये एग्जांपल बना रखा था एक छोटा सा। अब अगर आप इस एग्जांपल में ध्यान दोगे तो जैसे अगर मुझे मेरी इनकम 50 है और मेरा कंजम्पशन 60 है, तो अगर मुझे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अब डेल्टा सी कितना है? मेरी इनकम 0 से 50 हुई है, तो चेंज इन इनकम है 50 और मेरा कंजम्पशन 20 से 60 हुआ है, तो चेंज इन कंजम्पशन है 60 माइनस 20 40। तो एमपीसी हो गया 40 अपॉन 50 यानी 0.8। बट यहीं पर अगर मुझे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना है तो अब मैं टोटल सी लूंगा विच इज 60 और मैं टोटल इनकम लूंगा विच इज 50। तो 60 डिवाइडेड बाय 50 हो गया 1.2। या फिर यहां पर अगर आप लोगे तो टोटल वाई है 100, टोटल सी है 100, तो एपीसी हो गया 100 अपॉन 100 1। यहां पर इनकम 150 है, कंजम्पशन 140 है, तो एपीसी है 140 डिवाइडेड बाय 150 जो कि 0.93 आएगा। और अगर मैं यहां पे निकालूंगा तो सी है 180, वाई है 200, तो 180 अपॉन 200 जो डिवाइड करोगे तो 0.9 आएगा। मतलब अपने को यह समझ में आ रहा है कि जब हम चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम लेंगे तो एमपीसी आएगा, और जब हम टोटल सी और टोटल वाई लेंगे तो एपीसी आएगा। ठीक है, तो पेपर में आपसे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि एपीसी और एमपीसी बताइए, तो आप क्या बताएंगे? आप पहली लाइन लिखेंगे एपीसी एंड एमपीसी आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। क्या बोलेंगे? एपीसी एंड एमपीसी आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। बोले एपीसी और एमपीसी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एपीसी एंड एमपीसी आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, आप क्या बोलेंगे? एमपीसी is the ratio of change in consumption and change in income, while APC is the ratio of total consumption and total income. तो MPC तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई हो गया और APC सी अपॉन वाई हो गया और APC सी अपॉन वाई हो गया। बताओ समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? सबको क्लियर है? तो देखो एक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फटाफट से इसको करो। क्या लिखा है? एपीसी एंड एमपीसी आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। इट मस्ट बी नोटेड दैट एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एपीसी एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। एपीसी इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम। एमपीसी इज द रेशियो बिटवीन एडिशनल कंजम्पशन यानी चेंज इन कंजम्पशन एंड एडिशनल इनकम यानी चेंज इन इनकम। बताओ समझ में आता है नहीं आता अपने को? तो एपीसी सी अपॉन वाई है और एमपीसी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई है। कोई डाउट? कोई डाउट? अब एक ये टॉपिक है मैंने एक्स्ट्रा में पढ़ाया हुआ है, पढ़ सकते हो। कई स्कूल्स क्या है इनसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बड़ा पूछते हैं। लर्न मत करो, मैं क्या बोल रहा हूं, लर्न मत करना ये टेबल, बस एक बार रीड करके जाना कि अगर इससे कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए तो हम कर पाए। बहुत अच्छी टेबल बनवाई है ये मैंने, किताबों में नहीं मिलेगी आपको, ये देखना इधर। और इससे बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। देखो अब जैसे सबसे पहले आता है एपीसी एमपीसी, दो कॉलम बना दिया और एक लिख दिया रेंज ऑफ वैल्यू। क्या एपीसी नेगेटिव हो सकता है? एपीसी क्या होता है? सी अपॉन वाई, तो क्या एपीसी नेगेटिव होगा? देखो
एपीसी नेगेटिव तब होगा जब कंजम्पशन नेगेटिव में जाएगा। कंजम्पशन नेगेटिव में कैसे जा सकता है? कंजम्पशन तो जीरो भी नहीं हो सकता। इकोनॉमी में हमेशा एक मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन तो होगा ही। तो जब कंजम्पशन नेगेटिव में नहीं जा सकता तो एपीसी भी नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। तो क्या एपीसी नेगेटिव हो सकता है? नो, बिकॉज देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन इवन व्हेन y इज जीरो। क्या एमपीसी नेगेटिव हो सकता है? एमपीसी भी नहीं हो सकता। वही लॉजिक है सर, इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन कम थोड़ी हो रहा है। मान लो इनकम बढ़ी और कंजम्पशन कम हो गया, तो जब आप डेल्टा सी निकालोगे तो वो नेगेटिव में आएगा। डेल्टा सी कभी नेगेटिव आता ही नहीं है। आज जैसे एमपीसी नेगेटिव कब आता? सोचो ये वाली टेबल है, इस वाली टेबल में मान लो मेरी इनकम 50 से 100 हुई और मैं कहता कंजम्पशन 60 से 50 हो गया, तो आपसे कोई पूछता है चेंज इन कंजम्पशन कितना है, तो आप बोलते 50 माइनस 60 माइनस 10। ऐसा हो ही नहीं सकता। इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन कम थोड़ी होता है। इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन हमेशा बढ़ता है। तो डेल्टा सी हमेशा पॉजिटिव आता है। तो क्योंकि डेल्टा सी भी हमेशा पॉजिटिव आता है तो एमपीसी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। नो, नेगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज डेल्टा सी इज ऑलवेज अ पॉजिटिव कंपोनेंट। क्या एपीसी जीरो हो सकता है? एपीसी जीरो कब होगा भाई? एपीसी का फॉर्मूला है सी अपॉन वाई। तो एपीसी जीरो जब होगा जब कंजम्पशन जीरो होगा। कंजम्पशन जीरो हो ही नहीं सकता क्योंकि इकोनॉमी में हमेशा एक मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होता है, तो जीरो नहीं हो सकता। नो, सेम एज अबव। सेम एज अबव मतलब रीजन सेम है, बिकॉज देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन इन द इकोनॉमी। क्या एमपीसी जीरो हो सकता है? एमपीसी जीरो हो सकता है सर। कब होगा एमपीसी जीरो? सर मान लो मेरा y 50 था, y 50 से 80 हो गया, मेरा कंजम्पशन मान लो 40 था, मेरी इनकम बढ़ी तो भी मेरा कंजम्पशन 40 रहा। मतलब मेरी जब इनकम बढ़ी तो मैंने कंजम्पशन नहीं बढ़ाया, जो कर रहा था वही करता रहा। मतलब हुआ क्या होगा समझना, मेरी इनकम जब 50 से 80 हुई तो डेल्टा सी कितना हुआ, डेल्टा वाई कितना हुआ 30। ये पूरा डेल्टा वाई मैंने सेव कर लिया होगा। मतलब जितनी इनकम बढ़ी मैंने पूरी सेविंग्स में डाल दी, यानी पूरे 30 सेव कर लिए, तो कंजम्पशन बढ़ा ही नहीं। तो आप दो तरीके से इसको बोल सकते हो। बोले एमपीसी जीरो कब होगा? जब चेंज इन कंजम्पशन जीरो है। या ऐसे बोल सकते हो जब चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन सेविंग। चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन सेविंग मतलब जितनी इनकम बढ़ी पूरा अमाउंट हमने क्या कर लिया, सेव कर लिया। तो जैसे अब यहां पे अगर आप एमपीसी निकालोगे तो चेंज इन कंजम्पशन कितना है 40 माइनस 40 जीरो, डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम कितना है 80 माइनस 50 30, तो एमपीसी तो जीरो ही आएगा। तो एपीसी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकता, लेकिन एमपीसी जीरो हो सकता है क्योंकि डेल्टा सी जीरो हो सकता है। समझ में आई बात? नेक्स्ट, क्या एपीसी 1 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एपीसी 1 कब होगा? जब इनकम और कंजम्पशन बराबर है, जब सी और वाई बराबर है। यस, व्हेन सी इज इक्वल टू वाई। क्या एमपीसी 1 हो सकता है? हो सकता है। देखो अब एमपीसी 1 कैसे होगा। मेरी इनकम 40 थी, 40 से 70 हो गई, मेरा कंजम्पशन 50 था, नहीं 50 मतलब 30 लो, मेरा कंजम्पशन 30 था, 30 से 60 हो गया। अब यहां पे अगर आप एमपीसी निकालोगे तो चेंज इन कंजम्पशन कितना है 60 माइनस 30 30, चेंज इन इनकम कितना है 70 माइनस 40 30, तो एमपीसी 1 हो गया। एमपीसी 1 तब होता है जब चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन। इसका मतलब है जितनी इनकम बढ़ी उतने से कंजम्पशन बढ़ा लिया और सेव कुछ भी नहीं किया। यस, ये एमपीसी भी 1 हो सकता है वेयर डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा वाई बिकॉज डेल्टा एस इज जीरो। मतलब सेविंग नहीं करी आपने। समझ में आई बात? समझ में आई कि नहीं आई बात? बोलो लास्ट। क्या एपीसी ग्रेटर देन 1 हो सकता है? आप तो ये टेबल देखो, इसमें आ रहा था ना एपीसी ग्रेटर देन 1। एपीसी ग्रेटर देन 1 कब आ रहा है? जब कंजम्पशन इनकम से ज्यादा होगा। तो जहां सी इज ग्रेटर देन वाई, जहां सी इज ग्रेटर देन
वाई एपीसी कैन बी मोर देन 1। तो क्या एपीसी ग्रेटर देन 1 आ सकता है? यस, व्हेन सी इज ग्रेटर देन वाई। क्या एमपीसी ग्रेटर देन 1 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? से मेरी इनकम मान लो 60 थी, 60 से मेरी इनकम 100 हो गई। कंजम्पशन मान लो मेरा 70 था, 70 से मेरा कंजम्पशन मान लो 120 हो गया। मतलब इनकम कितने से बढ़ी? 40 से। कंजम्पशन कितने से बढ़ा? कैसे पॉसिबल है? इनकम अगर 40 से बढ़ी है तो ज्यादा से ज्यादा आप अपना कंजम्पशन कितना बढ़ा पाओगे? 40 तो बढ़ा पाओगे भाई। अगर मेरी इनकम 40 से बढ़ी है तो पूरी बढ़ी हुई इनकम चलो मैं कंज्यूम कर लूंगा, तो भी कंजम्पशन तो 40 से ही बढ़ा पाओगे। ये तो मैंने गलत लिखा है। जितने से इनकम बढ़ी है कंजम्पशन उतने से ज्यादा से कैसे बढ़ सकता है? मेरी इनकम 40 से बढ़ी तो कंजम्पशन ज्यादा से ज्यादा 40 से बढ़ेगा, 50 से थोड़ी बढ़ जाएगा। नो, ये कभी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता, बिकॉज डेल्टा सी कैन नेवर बी ग्रेटर देन डेल्टा वाई। ये टेबल मैंने एक्स्ट्रा में कराई है, आपको पढ़नी हो पढ़ लेना, नहीं पढ़नी हो मत पढ़ना। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट फिर भी मुझे लगता है आना चाहिए। इसके आपको जब मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा ना, तो बहुत सारे मल्टीपल चॉइस मिलेंगे, तब आपको मल्टीपल चॉइस करने में दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इस टेबल को पढ़ के रखोगे तो। क्लियर है? कोई डाउट? समझ में आई टेबल? हाँ जी। एमपीसी एस 0 मतलब ये वाला बोल रहे हो आप? बड़ा इजी है ना बेटा। भाई मेरी इनकम मान लो 70 थी, मेरी इनकम 70 से 100 हो गई, है ना? और मेरा कंजम्पशन मान लो 60 था, तो मेरा कंजम्पशन 60 से 90 हो गया। तो मुझे बताओ चेंज इन कंजम्पशन कितना है? अच्छा सॉरी, आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा है मेरे से, सॉरी करेक्शन। इसने मेरे से एमपीसी 0 वाला पूछा है, ये वाला पूछा है, यही वाला पूछा है ना? तो मान लो मेरी इनकम 80 थी, मेरी इनकम 80 से 110 हो गई, मेरा कंजम्पशन मान लो 90 था, अभी भी 90 है, मतलब मेरी इनकम बढ़ी पर मैंने कंजम्पशन नहीं बढ़ाया। क्यों नहीं बढ़ाया कंजम्पशन? नहीं जरूरत होगी, नहीं। अब मेरे पास सब कुछ बहुत में है, तो मैं जबरदस्ती थोड़ी मार्केट से जाके चीज खरीद लूंगा। हां, कंजम्पशन क्या बोल रहे हो ख्याति? आप सोच लो प्लीज, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो। आप सोचो आराम से, जो आप बोल रहे हो सोचो आराम से, ठंडे दिमाग से, फिर मैं वापस बता दूंगा, चिंता मत करो। मेरी इनकम कितने से बढ़ी? 30 से। 80 से 110 हुई, तो कायदे से तो कंजम्पशन भी बढ़ना चाहिए था, पर नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा? जरूरत नहीं थी। अच्छा, आपको अगर कभी भूख की 2 रोटी की है और आपने ज्यादा पैसे कमा लिए, तो 3 रोटी खा लोगे क्या? मैं तो एक सिंपल सी चीज पूछ रहा हूं। मम्मी ने एक दिन 500 रुपए दे दिए, बेटा जब पाव भाजी खाया, आपने एक पाव भाजी खाई, पेट भर गया, अभी भी जेब में पैसे बचे हैं, तो क्या जबरदस्ती एक और पाव भाजी खा लोगे क्या जब पेट भरा हुआ है? नहीं। तो मेरी इनकम बढ़ी पर मुझे जरूरत नहीं थी, तो मैंने कंजम्पशन नहीं बढ़ाया, तो मेरा चेंज इन कंजम्पशन 0 है। तो अब एमपीसी निकालोगे तो कैसे निकलता है? डेल्टा सी 0 अपॉन डेल्टा वाई 30 यानी 0। तो यही बोल रहा है यस, एमपीसी 0 हो सकता है व्हेन चेंज इन कंजम्पशन इज 0, और पूरा पैसा आपने चेंज सेव कर लिया, बिकॉज डेल्टा वाई मतलब जितने से इनकम बढ़ी इज इक्वल टू डेल्टा एस, मतलब हमने उतना पूरा पैसा सेव कर लिया। बताइए, आया समझ में? अब बोलिए क्या थी, आप क्या बोल रहे थे? हाँ, वो आप गलत बोल रहे थे, वो हो जाता है कभी कभी कंफ्यूजन, कोई बात नहीं। अभी क्लियर है सबको? अभी क्लियर है सबको? बताओ आया कि नहीं आया? पक्का आ गया? पक्का आ गया क्या? बोलो बेटा, चलूं आगे? बहुत बढ़िया। तो मेरी तरफ से यहां पर आकर खत्म होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और एक और कॉन्सेप्ट खत्म होता है कि एपीसी एंड एमपीसी आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। डन? कोई और प्रॉब्लम? कोई और प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब तुम्हें एक चीज बताता हूं,
सर आप अगर ध्यान दोगे, ये जो मैंने एग्जाम्पल बनाया, इनकम 0 से 50 हुई, 50 से 100 हुई, फिर 150 हुई, फिर 200 हुई, तो मेरी इनकम कितने से बढ़ रही है? हर बार 50 से। कंजम्पशन 20 से 60, फिर 100, फिर 140, फिर 180 हुआ। कंजम्पशन हर बार कितने से बढ़ रहा है? मतलब हर बार चेंज इन इनकम 50 है और चेंज इन कंजम्पशन 40 है, तो हर बार मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.80 आ रहा है। तो सर ये कीन्स थ्योरी का एक्चुअली अजम्पशन है। इन कीन्स थ्योरी इट इज अज्यूम दैट एमपीसी इज कांस्टेंट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। इसीलिए बेटा जब अपन कंजम्पशन कर्व बनाते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन बनती है। आज ये स्ट्रेट लाइन इसलिए क्योंकि एमपीसी हर जगह 0.8 है। प्रैक्टिकली अगर आप मेरे से पूछोगे ना एमपीसी कैसा होता है, तो प्रैक्टिकली एमपीसी ऐसा होता है, कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होती, क्योंकि हमेशा ऐसे थोड़ी होगा कि आपकी इनकम 100 से ही बढ़ेगी या 200 से ही बढ़ेगी। किसी साल 200 से बढ़ गई, किसी साल 500 से बढ़ गई, किसी साल 1000 से बढ़ गई। लेकिन कीन्स थ्योरी में यह माना जाता है कि एमपीसी डिफरेंट लेवल्स पे कांस्टेंट है, और क्योंकि एमपीसी कांस्टेंट है इसीलिए सी लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, और इसी को बोला जाता है लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। क्या बोलते हैं? आपसे कोई पूछे व्हाट इज लीनियर कंजम्पशन फंक्शन, तो आप बोलोगे व्हेन एमपीसी इज कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स, C line will be a straight line, and such consumption function is called linear consumption function. Linear का मतलब जो बराबर चले, 0.8 0.8 0.8। समझ में आया? तो आज पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज लीनियर कंजम्पशन फंक्शन, तो आप बोलोगे कंजम्पशन कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन, इसकी स्लोप कांस्टेंट है, which indicates constant slope. A constant slope indicates, constant slope मतलब इसकी ढलान बराबर चल रही है। क्यों बराबर चल रही है? implies that MPC must be constant at all levels of income. Such a C function is called linear consumption function. This indicates क्या? whenever there is increase in income, constant proportion of income is converted into C. कांस्टेंट प्रोपोर्शन मतलब जैसे मेरे एग्जांपल में 0.8 आ रहा था, तो मतलब जब भी इनकम बढ़ेगी उसका 0.80 कंजम्पशन में जाएगा। ऐसा अजम्पशन है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। मैं फिर बता रहा हूं ये सब अजम्पशन क्यों लिए जाते हैं? सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए। जैसे पेपर में कई बार प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे, मतलब आपको क्या करेगा, ऐसी टेबल बना के दे देगा, Y और C दे देगा, एमपीसी और एपीसी नहीं देगा, बोले निकालो। तो उन टेबल्स में जब आप एमपीसी एपीसी निकाल रहे होंगे ना, बराबर नहीं आ रहे होंगे। एपीसी तो खैर आता भी नहीं है बराबर, एमपीसी बराबर नहीं आ रहा होगा। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिकल सॉल्व करने वो कुछ भी आ सकता है, बट जनरल में यही असम्पशन चलता है कि एमपीसी कांस्टेंट है और जो सी लाइन बनेगी वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसी को बोला जाता है लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। क्लैरिटी है? सोच लो एक बार और। पक्का समझ में आया? क्या समझाया मैंने, बताओ क्या समझाया, बताओ, बोलो बेटा क्या समझे? हम ये मान के चलेंगे कि एमपीसी कांस्टेंट रहेगा, तो जब भी इनकम बढ़ेगी उसका एक फिक्स पोर्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कंजम्पशन में। जैसे यहां पे 0.8 है मतलब 80%, तो जब भी इनकम बढ़ेगी हमेशा 80% ही कंजम्पशन में जाएगा, ना 70 ना 90 ना। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली कभी एमपीसी 0.8 भी होगा, कभी 0.7 भी होगा, कभी 0.6 भी होगा। बस हम ऐसा क्यों करते हैं? सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए। समझ गए? और कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे कि ऐसा ऐसा होता ही नहीं है। ये होता है परफेक्ट वर्ल्ड में। क्या हम परफेक्ट वर्ल्ड में रहते हैं? क्या नहीं रहते। तो ये होता ही नहीं है प्रैक्टिकली। नोबडी कैन से कि हमेशा एमपीसी 0.8 ही रहेगा या 0.7 ही रहेगा। वी डू नॉट लिव इन अ परफेक्ट वर्ल्ड। एमपीसी हमेशा स्वयं नहीं होता है। दिस इज जस्ट फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। डन। लास्ट फॉर्मूला है सर सी को कैलकुलेट करने का एक। एल्जेब्रिक
प्रेजेंटेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। इस चैप्टर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, फिक्स है पेपर में, 3 नंबर का, ना कम ना ज्यादा, एक ही क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, और दोनों में से एक फॉर्मूले से आएगा, या तो इस फॉर्मूले से, और एक फॉर्मूला आगे सिखाऊंगा सेविंग फंक्शन का, या उस फॉर्मूले से। आज आपको कंजम्पशन कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में आपको डेटा दे देगा, बोले कैलकुलेट सी, तो सी होता है सी बार। सी बार बेटा डिनोट करता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन को, प्लस बी, बी डिनोट करता है एमपीसी को, इनटू वाई, वाई डिनोट करता है इनकम को। जैसे क्वेश्चन इस तरह का आएगा, आपको एमपीसी बता दिया मान लो 0.6 है, आपको वाई यानी इनकम बता दी 500 है, और सी बार यानी ऑटोनॉमस कंजम्पशन बता दिया 50 है। अब आपसे बोल रहा है फाइंड सी, तो सी कैसे निकलेगा? सी बार होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, प्लस बी, बी बोलते हैं एमपीसी को, इनटू वाई, वाई हो गया इनकम। तो एमपीसी इस एग्जांपल में कितना है? 50, तो 50। सी बार कितना है इस एग्जांपल में? 50, तो 50 प्लस एमपीसी कितना है? 0.6, तो 0.6 इनटू इनकम, इनकम कितनी है? 500, तो 500। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करने गया तो 500 इंटू 0.6, तो y क्या हुआ बेटा? 500, 500 इंटू 0.6 क्या हुआ? 300, 300 प्लस 50 क्या हुआ? 350। तो सी अपना 350 हो गया। डन है क्या? अरे डन है क्या? कोई डाउट? श्योर? बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं मैंने इसी तरीके के। अब जैसे कई बार क्या होगा, इस तरह का सवाल भी आएगा, आपको इक्वेशन क्वेश्चन में बना के दे देगा। अब देखो इस इक्वेशन को समझो, क्वेश्चन ऐसे लिख के दे रहा है, तो 75 सी बार है, 0.75 बी, बी है, बी माने एमपीसी, और वाई तो इनकम है ही। अब बोला डिटरमाइन सी, वाई 500 है, तो नॉर्मल फॉर्मूला सॉल्व करा, आ गया। कई बार इस तरह का क्वेश्चन भी दे देगा। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझाने के लिए क्वेश्चन है, अभी हम प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका, चिंता मत करो आप। ये तो एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने क्या करा रखे हैं, एग्जाम्पल। अब कई बार क्या है, इनकम दे देगा क्वेश्चन में, एमपीसी भी दे देगा, सी भी दे देगा, और बोलेगा सी बार निकालो। तो भाई इक्वेशन लिखी, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, सी 2000, सी बार हमें निकालना है, 0.5 बी हो गया, y 2500 हो गया। तो अब 0.5 इंटू 2500 हो गया 1250, 1250 इधर प्लस का, इधर जाएगा तो माइनस का, तो 2000 माइनस 1250, तो 2000 माइनस 1250 कितना आएगा? 750। कितना आएगा? 750। तो मेरा सी बार हो गया 750। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? कोई डाउट? पहले बताओ, अगले टॉपिक पे चलेंगे, पहले बताओ यहां तक कोई डाउट? कंजम्पशन फंक्शन खत्म हो गया, कोई डाउट है कंजम्पशन फंक्शन पे? कोई डाउट है? सेविंग फंक्शन बहुत शॉर्टकट में पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा। सिर्फ जो समझाऊं वो समझना, लाइफ टाइम के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी डायग्राम बनाऊंगा एक। पहले बताओ यहां तक क्लियर है? कंजम्पशन फंक्शन में कोई डाउट है? देखो अभी इधर देखना, अच्छा बेटा अब एक बात बताओ, लॉजिक से चलेंगे। एक बंदा इनकम कमाएगा, इनकम कमाई, मेरे हिसाब से इनकम की दो ही पॉसिबिलिटी है, तीसरी नहीं है। या तो इनकम आप खर्च करोगे या सेव करोगे, कोई तीसरी पॉसिबिलिटी है तो बताओ। आराम से सोचना ठंडे दिमाग से। मैंने 100 रुपए कमाए, या तो 100 रुपए खर्च करूंगा या सेव करूंगा, या कोई तीसरी चीज पॉसिबल है? सोच लो, क्या पता हो कुछ पॉसिबल। बताओ, मैंने 100 रुपए कमाए, या तो खर्च करूंगा या सेव करूंगा, तीसरी क्या चीज पॉसिबल है? सोचो, कोई आपके दिमाग में आ रही हो? आ रही हो तो बोलो। हाँ,
सेविंग ही तो इन्वेस्ट होती है भाई। इन्वेस्टमेंट क्या है कि पैसा सेव करके इन्वेस्ट कर दिया तो सेविंग इन्वेस्ट होगी। और बताओ और क्या पॉसिबिलिटी है? सोचो, आपको जो आ रहा है दिमाग में बोलो। कि सर ने इनकम कमाई, तो मैं तो बोल रहा हूं मेरे हिसाब से दो ही है, या तो कंज्यूम या सेव। तीसरा ऑप्शन कोई है तो आप बताओ। नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए पहले आज एक चीज समझो, इनकम इज ऑलवेज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। कंजम्पशन मतलब खर्च करना, सेविंग मतलब बचाना। तो इनकम के दो ही यूज होंगे, कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो प्रैक्टिकली ना तो सारा पैसा सेव होगा, ना सारा पैसा कंज्यूम होगा। कुछ कंज्यूम करोगे, कुछ सेव करोगे। प्रैक्टिकली क्या होगा? कुछ कंज्यूम करोगे, कुछ सेव करोगे। तो y इज इक्वल टू सी प्लस एस, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। कोई डाउट? कोई डाउट? बहुत बढ़िया। तब मुझे बताओ c कैसे निकलेगा? अगर c कभी निकालना हो तो इनकम माइनस सेविंग्स, और कभी s निकालना हो तो इनकम माइनस कंजम्पशन। मानते हो? मानते हो? तो इधर देखना आप, सेविंग्स आर इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन। कोई प्रॉब्लम है? तो इसलिए एक बात ध्यान रखना, सेविंग फंक्शन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। सेविंग फंक्शन किससे डिराइव हो सकता है? कंजम्पशन फंक्शन से। क्यों भाई? देखो अभी प्रूफ करता हूं। मैंने अभी जो एग्जाम्पल पीछे बनाया था उसमें इनकम क्या ले रखी थी? 0, 50, 100, 150, 200। इनकम 50-50 से बढ़ा रहा था। कंजम्पशन कितने से बढ़ा रहा था? स्टार्टिंग में कंजम्पशन कितना लिया था पहले बताओ? 20 लिया था। फिर कंजम्पशन कितने से बढ़ा रहा था? 40-40 से। 20, 60, 100, 140, 180, यही कर रहा था। ये क्या हो गया? ये हो गया कंजम्पशन फंक्शन। ये क्या हो गया? कंजम्पशन फंक्शन। हो गया कि नहीं हो गया कंजम्पशन फंक्शन? ये कंजम्पशन फंक्शन हो गया कि नहीं हो गया? हो गया बेटा ये कंजम्पशन फंक्शन। अब मैंने क्या कहा? कंजम्पशन फंक्शन से सेविंग फंक्शन डिराइव हो जाएगा। मतलब अगर मेरे पास कंजम्पशन फंक्शन आ गया तो मैं कंजम्पशन फंक्शन से ही सेविंग फंक्शन निकाल सकता हूं। तब सेविंग फंक्शन क्या होता है? y माइनस सी, इनकम माइनस कंजम्पशन। तो इनकम 0 है, कंजम्पशन 20 है, तो सेविंग क्या हुआ? y माइनस सी, यानी 0 माइनस 20। तो यह आएगा -20। सेविंग नेगेटिव में हो रही है, होगी। सोच के देखो, बंदे ने कमाया कुछ नहीं, 20 रुपए खर्च कर दिए, तो उसकी सेविंग कम होगी, इसलिए माइनस है। 50 माइनस 60, सेविंग -10। जितनी इनकम है उतना ही कंजम्पशन है, यानी सेविंग 0 है। इनकम 150 है, कंजम्पशन 140 है, यानी सेविंग 10 रुपए है। इनकम 200 है, कंजम्पशन 180 है, यानी सेविंग 20 रुपए है। तो हम बोल सकते हैं कि सेविंग फंक्शन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? चलो अच्छा, एक चीज और क्या समझ में आई? सेविंग नेगेटिव हो सकती है, सेविंग नेगेटिव हो सकती है। और क्या समझ में आया? सेविंग 0 वहां होगी जहां पे इनकम और कंजम्पशन बराबर होंगे। अच्छा, एक चीज और क्या समझ में आई? कि इनकम का और सेविंग का भी है तो पॉजिटिव रिलेशन ही। सोचो, जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ी 0, 50, 100, 150, 200, तो सेविंग बढ़ी तो रही है। -20 से -10 हो गई, -10 से 0 हो गई, फिर 0 से 10 हो गई, फिर 10 से 20 हो गई। कोई डाउट? तो क्या क्या बातें सीखेंगे कि सेविंग फंक्शन एक तो डिराइव कंजम्पशन फंक्शन से होता है। दूसरी चीज, सेविंग्स नेगेटिव होती हैं। सेविंग नेगेटिव वहां होगी जहां कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, और सेविंग 0 जहां होगी जहां इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, सो दैट देयर आर नो सेविंग्स इन द इकोनॉमी। और एक चीज और क्या समझे? Y और S का पॉजिटिव रिलेशन है। एज द इनकम इंक्रीजेस, सेविंग ऑल्सो इंक्रीजेस। इसी को सेविंग फंक्शन बोलते हैं।
खत्म, इतना सा है। अगर ये लॉजिकली सीख लो, सेविंग फंक्शन कभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका डायग्राम बनाना और सीख लो। पहले बताओ यहां तक क्लियर है? अब इसको डायग्राम को बनाने की एक ट्रिक होती है। देखो, या तो आप डेटा मत देखो, हवा में बनाओ, बट वो हवा में बनाने से क्या है, दिक्कत आती है। मैं लॉजिक से सिखाता हूं कैसे बनाना है। ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस, और ये मेरा पॉइंट ऑफ ओरिजिन यानी 0। अब सर सेविंग्स नेगेटिव में है, तो सेविंग हमेशा एक्स एक्सिस के बिलो रहेंगी, क्योंकि नेगेटिव है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो अब सेविंग 0 इनकम पे -20 है। तो पहली चीज, सेविंग फंक्शन में 2 पॉइंट प्लॉट करना ग्राफ पे, खुद से कर लेना। एक तो कि 0 इनकम पे कितनी सेविंग है, तो 0 इनकम पे -20 की सेविंग है। और एक प्लॉट करना कि इनकम और कंजम्पशन बराबर है। तो अब इनकम अगर 100 है तो कंजम्पशन भी 100 था, तो सेविंग 0 थी। तो एक पॉइंट ये प्लॉट करना कि सेविंग 0 कब हो रही है। सेविंग 0 कब हो रही है, जब इनकम 100 हो रही है। तो अब सर आराम से समझना, वाई एक्सिस पे आती है सेविंग्स, एक्स एक्सिस पे हमेशा इनकम आती है। तो अब मैं कह रहा हूं यहां पे 100 की इनकम है मान लो, तो 100 की इनकम पे सेविंग तो 0 है, तो यही सेविंग हो जाएगी, क्योंकि सेविंग 0 है। तो 100 की इनकम पे सेविंग 0 है। तो ये कौन सा पॉइंट हुआ, ये कौन सा पॉइंट हुआ, ये वाला पॉइंट हुआ 0/-20, मतलब 0 की इनकम पे -20 की सेविंग। और ये कौन सा पॉइंट हुआ, 100,0, मतलब 100 की इनकम पे 0 की सेविंग। ये 2 पॉइंट आप प्लॉट कर लो और बस इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर लो। ये आपका सेविंग फंक्शन है। सेविंग फंक्शन, या ऐसे बोलो, बेटर लैंग्वेज बताता हूं, एस लाइन ऑलवेज स्टार्ट्स बिलो द एक्स एक्सिस बिकॉज saving is negative at initial stages. दूसरा, S line always intersects, चीरती हुई निकल जाती है, always intersects यानी चीरती हुई, काटती हुई निकल जाती है, always intersects x axis because saving is 0 when income is equal to consumption. और तीसरा, S line is an upward sloping line because there is a positive relation between y and s. As the y increases, s also increases. कोई प्रॉब्लम? जल्दी बताओ, कोई प्रॉब्लम? नहीं आया समझ में? तो बच्चे क्या है, हार्ड बनाते हैं। आप हार्ड बनाओगे तो चीजें हार्ड बनेंगी। हार्ड कुछ नहीं है, समझ के पढ़ो बस कि सर क्या पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। आज सिर्फ अगर आप इतना समझ पा रहे हो कि सेविंग फंक्शन कंजम्पशन फंक्शन डिराइव हो रहा है और आप ये डायग्राम बना पा रहे हो, तो आप सेविंग फंक्शन में कभी गलती नहीं करोगे। डायग्राम कैसे बनाना था? डायग्राम कैसे बनाना था बताओ? डायग्राम कैसे बनाना था? 2 पॉइंट प्लॉट करने हमको। एक तो वो वाला पॉइंट जहां इनकम 0 है और एक वो वाला पॉइंट जहां सेविंग 0 है। सिर्फ 2 पॉइंट प्लॉट करने हैं अपने को। तो हमने जैसे एक टेबल, पहले तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिया। ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, ये मेरा पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो गया। अब मुझे क्लैरिटी होनी चाहिए कि वाई एक्सिस पे तो
सेविंग्स आती हैं और एक्स एक्सिस पे फिक्स है इनकम आएगी। ये हम बहुत सारे डायग्राम में ऑलरेडी प्लॉट कर चुके हैं। अब जीरो इनकम पे -20 की सेविंग है, तो ये मैंने मार्क कर दिया, मान लो -20। और इस एग्जांपल में 100 की इनकम पे 0 की सेविंग है, तो अब इसको मैंने 100 की इनकम मान लिया, तो 100 की इनकम पे सेविंग 0 हो गई। ये दोनों पॉइंट अपन ने प्लॉट कर लिए। ये वाला पॉइंट हो गया 0, -20 और ये वाला पॉइंट हो गया 100, 0। इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करके आपने कनेक्ट कर लिया। जैसे ही आपने इन दोनों पॉइंट को प्लॉट किया तो क्या बन गई? एस लाइन। ये डन है। कोई डाउट हो तो पूछो। पक्का? फिनिश्ड। मेरी तरफ से खत्म होता है टॉपिक। कोई डाउट या क्वेरी हो तो पूछ लो, नहीं फिनिश करते हैं। क्लियर? रीड कराऊं बुक से? आओ। ये सेम डेटा लिखा हुआ है जो तुम्हें समझाया। अभी एमपीएस एपीएस मत देखो, ये नहीं पढ़ाया, सिर्फ इतना डेटा देखो। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। ये डायग्राम बना दिया, सेम बना हुआ है। अब पढ़ो सेविंग फंक्शन क्या है। द सेविंग फंक्शन शोज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम। Saving function can be easily derived from consumption function. This is because C and S are the only two component of income, and because both C and S are determined by Y is equal to C plus S, तो S क्या हुआ? Y minus C। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन तो हमने करी ली, इसलिए वापस नहीं बनाया मैंने डायग्राम। आगे क्या बोल रहा है? S line starts from -20 on y-axis. It indicates that value of S is negative. S line is positively sloped. Positively sloped का मतलब हो गया upward sloping from left to right. It indicates there is a positive relation between y and S. और क्या बोल रहा है? S line crosses माने उसको intersect करिए x axis को when y is 100. It indicates savings are 0 when y is 100. कोई डाउट? अच्छा, अब कौन बताएगा मेरे को व्हाट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? कौन बताएगा मेरे को व्हाट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है बताओ? व्हाट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? बोलो फटाफट, व्हाट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? कौन बता रहा है? बताओ। नहीं, ये नहीं सुनना मेरे को, कुछ और। गलत नहीं बोल रहे, सही बोल रहे हो, बट ये टेक्निकल मीनिंग नहीं है। ये तो एक रटने वाली बात हो गई कि डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई अपन ने बोल दिया। व्हाट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? इसका रियल मीनिंग क्या है बताओ? रियल मीनिंग क्या है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का? बताओ, बोलो मान्या। मार्जिनल प्रोपेंसिटी का इसको मत देखो, इस डायग्राम में नहीं है एमपीसी। इसको क्या देख रहे हो बताओ? करेक्ट। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का क्या मतलब होता है कि अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो बढ़ी हुई इनकम का कितना प्रोपोर्शन कंजम्पशन में जाएगा, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो व्हाट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? द पार्ट ऑफ एडिशनल इनकम दैट गोज इनटू कंजम्पशन। सेम कॉन्सेप्ट एमपीएस है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, कि अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो बढ़ी हुई इनकम का कितना प्रोपोर्शन सेविंग्स में जाएगा, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है। आज व्हाट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव? जैसे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम था वैसे ही मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है। अगर मेरी इनकम बढ़ी तो बढ़ी हुई इनकम का कितना प्रोपोर्शन सेविंग्स में जाएगा, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला होता है चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या था? चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। और वैसे ही अपन ने पढ़ा था एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वो था टोटल सी अपॉन टोटल वाई। वैसे ही है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ये होगा टोटल एस अपॉन टोटल वाई। बोलो आया? यस और नो? अभी मैंने एमपीएस और एपीएस दोनों निकाल रखे हैं इन वैल्यूज पे। अब जैसे यहां पे सोचना,
जब मेरी कंजम्पशन 20 था तो इनकम 0 थी, तो एपीएस क्या होता है? एपीएस क्या होता है? एस अपॉन वाई। तो जब मेरी इनकम 0 थी तो कंजम्पशन 20 था तो सेविंग -20 थी। तो अगर वैसे तो देखो 0 इनकम पे कभी निकालना नहीं चाहिए एपीएस, फिर भी एक बच्चे ने डाउट पूछा सर निकालेंगे तो क्या होगा? तो सर आपका एपीएस क्या होता है? एस अपॉन वाई। एस कितना है? -20। वाई कितना है? 0। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी। पता ही नहीं पता? इतनी मैथ्स तो पता है सबको, तो इसलिए मैंने इंफिनिटी निकाल के बता दिया था, नहीं तो आप यहां पे डैश डैश कर दो। आगे का कैलकुलेशन करो। अब मेन आगे का है, सबसे पहले एमपीएस निकालना। -10 की सेविंग है तो चेंज इन सेविंग कितना है? -10 -20। भाई डेल्टा एस क्या होगा? -10 माइनस का -20, तो ++20 हो गया, तो चेंज इन सेविंग 10 है। चेंज इन इनकम कितना है? 50 - 0 50, तो 10/50 इज 0.2। आगे देखो वैसे ही, अभी सेविंग 0 हो गई तो चेंज इन सेविंग है 0 -10 -10, तो +10 होएगा वापस। चेंज इन इनकम 100 और 50, तो वही 50.2। मतलब यहां पे भी वही होगा, एमपीएस हमेशा क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। समझ में आई बात? और एपीएस कैसे निकलेगा? -10 डिवाइडेड बाय 50 0, डिवाइडेड बाय 100 10, डिवाइडेड बाय 150 20, डिवाइडेड बाय 200। तो ये एपीएस आ गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बहुत इजी है। मतलब अगर आपने एपीसी और एमपीसी ठीक से सीखा है तो एमपीएस और एपीएस सिमिलर हो गए। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? बोलो। बहुत बढ़िया। देखो एक बार लास्ट एक बार रिवीजन कराऊंगा। एमपीएस कैसे निकलेगा? चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। कौन बताएगा एमपीएस क्या होता है टेक्निकली? फॉर्मूला नहीं, टेक्निकली क्या होता है? नहीं, टोटल इनकम का नहीं, बढ़ी हुई इनकम का कितना प्रोपोर्शन सेविंग्स में जा रहा है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव उसे बोलते हैं। अच्छा, और व्हाट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव? इट इज अ रेशियो ऑफ टोटल सेविंग्स एंड टोटल इनकम। समझ में आई बात? बस इतना ही तो है। आप लोग क्या है समझ के अगर पढ़ोगे ना, तो मैं बता रहा हूं एडीएएस बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी। मतलब मेरे को नहीं लगता एडीएस से कोई इजी चैप्टर है, बस एक बार समझ में आना चाहिए। जैसे फॉरेन एक्सचेंज समझ में आने के बाद भी भूल जाते हैं, ये नहीं भूलोगे आप, ये आया और आया खत्म। अब ये फॉर्मूले में क्या भूलने का है बताओ? एमपीएस, एपीएस, एमपीसी, एपीसी, छोटे छोटे सिंपल सिंपल फॉर्मूला है। पढ़ो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, और इसे स्लोप ऑफ एस लाइन भी बोलते हैं। एमपीएस इंडिकेट्स प्रपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम दैट गोज टू सेविंग्स। It is measured as a ratio between delta S and delta Y. MPS and APS are different concepts. क्या लिखा है? APS is the ratio between total saving and total income. यानी APS is equal to S upon Y. MPS is the ratio between additional saving and additional income, that is delta S upon delta Y. Clear है? और लीनियर सेविंग फंक्शन तो मुझे तुम्हें पढ़ाना ही नहीं चाहिए। Same as linear consumption function. MPS just like MPC different levels of income पे constant रहता है। इसलिए जैसे C लाइन एक स्ट्रेट लाइन बनती है, S लाइन भी एक स्ट्रेट लाइन बनती है। That is called a linear saving function. आया? लेकिन मैंने इसको अभी बोल दिया बस, ठीक है। मैं इसको कल अच्छे से थोड़ा सा आराम से पढ़ाऊंगा। बस आप तो मुझे बता दो यहां तक क्लियर है क्या? अभी उसको भूल जाओ। यहां तक क्लियर है? वेरी गुड। पक्का समझ में आया? बहुत बढ़िया।